तो अभी हमने देख लिए थे समाकलन के फॉर्मूले, ये याद तो कर लिए होंगे तुम लोगों ने। अब आगे हम इसके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है x टू द पावर n। अब इसका जो फॉर्मूला है क्या है, x टू द पावर 5, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अब जहाँ जहाँ पर ये 5 है मतलब n की वैल्यू क्या दे के रखी है हमें, n की वैल्यू 5 दे के रखी है, तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा x टू द पावर 6 अपॉन 6, आंसर आ गया। अब है 7x टू द पावर 6, तो अब 7 जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 6 का। तो अब क्या होगा फिर, अब यहाँ जो 6 है ये n की वैल्यू है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, मतलब 7x टू द पावर 7 अपॉन 7। तो अब ये क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा x टू द पावर 7। फिर है e टू द पावर x प्लस 6x स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये प्लस है तो एक बार हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर एक बार हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और बीच में प्लस लगाएंगे, तो क्या जाएगा e टू द पावर x dx। तो e टू द पावर x dx का होता है e टू द पावर x प्लस अब 6x स्क्वायर, इसका फिर से फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर वाला, x टू द पावर n वाला, तो यहाँ आ जाएगा ये फॉर्मूला लगाने के बाद x³ अपॉन 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा e टू द पावर x प्लस 2x³। फिर है x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x e टू द पावर x प्लस 8। तो अब क्या होगा, x टू द पावर 6 मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला फिर से लगाना है, तो ये लगा दिया x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1, 1 अपॉन x इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका होता है लॉग x, तो वो लगा दिया। e टू द पावर x का क्या आता है, e टू द पावर x ही आ जाता है। और 8 का क्या होगा, अब देखो एक चीज़ है, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे किसी भी कांस्टेंट का, जैसे कि 8 ले लो 1 ले लो, लेकिन पीछे तो 1 ही रहता है, तो आंसर हमेशा 0 आता था। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि जब हम x का इंटीग्रेशन करते थे तो आंसर 1 आता था, लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन करने पर और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं x का नहीं 1 का, तो आंसर x आता है। फिर से लिख देते हैं एक बार और, तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं x का तो आंसर आता है 1, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं 1 का तो आंसर आता है x। देखो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो यहाँ पर आंसर देखो यहाँ 1 था, 8 अगर बाहर निकाल लो तो आंसर कितना आ गया x। अब 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, इसका क्या होगा, तो जो अंडर रूट है इसको हम कैसे लिखेंगे, पावर आ जाएगी 1/2 की, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगी -1/2 की। अब ये पावर है मतलब x टू द पावर n का फिर से फॉर्मूला लगा, तो यहाँ हमने वही फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो गया -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। अब 1 में से हाफ आधा जाएगा तो कितना बचता है, आधा, तो ये आ गया 1/2। अब x टू द पावर 1/2 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट एक्स, तो 2 अंडर रूट, और ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, हमारे पास आ गया 2 रूट एक्स। अब ये वाला देखो ये भी सिंपल है, e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x, x टू द पावर n का क्या 8 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस x, ये आ गया आंसर। तुम लोग को बस फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूला जो भी है बस तुम लोग को वो देखना है ये कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, सीधा सीधा आंसर रख देना है। अब x टू द पावर -3/2 है, अभी इसको भी n मान लेंगे, तो n फॉर्मूला क्या था, ये था, रख दिया, आंसर आ गया। फिर है x टू द पावर 5 प्लस e प्लस साइन x, यहाँ e टू द पावर x है, तो आंसर क्या आएगा, अब x टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला फिर से लगा दिया n वाला, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है साइन x का माइनस कॉस x आ गया। ये वाला देखो ये वाला बन जाएगा, अब लेकिन ये sec स्क्वायर x,
इसका जो है इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका होता है 10x और 1/x क्या होता है log x। सीधा आ गया, तुम लोग को बस फॉर्मूले याद करना है और रख देना है। ऐसी डिफरेंशिएशन में है, ऐसे इंटीग्रेशन में है। अब यहाँ थोड़ा अलग है, 10² x दे के रखा है। अब ये क्या होता है, इसका कैसे होगा, तो 10² x सबसे पहले तो तुम लोग को कुछ मैथ्स में 10th में तुम लोग को होंगे ये फॉर्मूले। 10² x इसका फॉर्मूला होता है sec² x माइनस 1। तो पहले तुम लोग को ये फॉर्मूले से ये रखना पड़ेगा, फिर जब ये रख दोगे तो अब sec² x का भी पता है, फॉर्मूले से 10x होता है, ये रख दिया। और x 1 का भी अपन ने देखा था, 1 का x होता है, x रख दिया। अब यहाँ पर ये क्या ट्रिक थी कि बस तुम लोग को यहाँ ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट देखो 1/1 माइनस साइन एक्स, ये और अलग है थोड़ा। अब ये बटे में है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर होता तो जल्दी हो जाता। तो ये ऐसा होगा कि हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण मतलब होता है जैसे यहाँ नीचे है 1 माइनस साइन एक्स, तो परिमेयकरण का मतलब होता है कि जहाँ माइनस है उसको हम प्लस कर देंगे और ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा कर देंगे। तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, गुणा कर दिया, भाग कर दिया। यहाँ हमने गुणा करा, यहाँ हमने भाग करा, एक ही चीज़ का। तो ये कहलाता है हर का परिमेयकरण। अब क्या करेंगे, जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या बन गया, यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ क्या है, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो मिलके क्या बना लिया उसने a² माइनस b²। ये लिख दिया हमने a²। a क्या है, a यहाँ पर 1 है और b क्या है, b यहाँ पर साइन x है, तो हमने लिख दिया 1 माइनस साइन² x। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर तो 1 में ही गुणा करना था, तो सीधा सीधा 1 प्लस साइन x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी ये एक फॉर्मूला है 1 माइनस साइन² x बराबर होता है cos² x, तो ये वाला फॉर्मूला रख दिया यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है, ये सॉल्व करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग बांट लेंगे। अब देखो यहाँ ऊपर प्लस है तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो 1/cos x आ जाएगा, प्लस बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, और ये वाला साइन एक बार इसके साथ लिखा जाएगा, तो साइन x बटे में cos x इंटू cos x ने 2 बार लिख लिया है अलग अलग कर करके, है तो वो cos² x, तो मतलब 2 बार cos x है। अब sec x जो होता है इसको हम 1/cos x भी लिखते हैं, ठीक है। तो क्या कर दिया इन्हें, अब देखो यहाँ 2 बार cos x है, तो यहाँ क्या आएगा sec² x हो जाएगा ये वाला। जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो ये लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, अब साइन और कॉस, ये जो जितने भी फॉर्मूले हैं सब हम इसके अगले वीडियो में पूरा फॉर्मूले डाल देंगे, तुम लोग वहाँ से फॉर्मूले लिख के बिल्कुल रट लेना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 10x, और 1/, अब बचा कितना, ये तो हो गया 10x बन गया इनका। अब बचा 1/cos x, और 1/cos x का भी हमने देखा था क्या होता था sec x, तो ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब लगाएंगे इंटीग्रेशन, तो sec² का सीधा सीधा फॉर्मूला है 10, लेकिन अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। नहीं अभी नहीं लगेगा, वो बाद वाले में देखेंगे। अभी क्या होगा कि इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर 10x, sec² का होता है 10x, और 10x और sec x इंटू 10x इसका फॉर्मूला होता है sec x, तो यहाँ पर हमने उसको रख दिया। अब लिमिट वाले फॉर्मूले हैं, ये जो होता है ना, जैसे यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है हमारे इंटीग्रेशन में, समाकलन में, तो ये इसको जब ऐसा कुछ लिखा हो अलग अलग चीज़, इधर ऐसे भी हो सकता है, या x1 से x2, तो इसको हम लिमिट बोलते हैं। ये लिमिट जा रही है 0 से 2 तक, ये लिमिट जा रही है x1 से x2 तक, तो ये इसको हम कहेंगे लिमिट। ऐसी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर नीचे से पढ़ते हैं ऐसे ऊपर तक जाती है, तो यहाँ इन्हें यही दे के रखा है कि लिमिट है, और हमें इसका समाकलन निकालना है x³ dx का।
तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर। ये फॉर्मूला लगाया। अब फॉर्मूले में ये देखो लिमिट है, वो लिमिट हमें रखनी पड़ेगी। लिमिट को कैसे रखते हैं ये भी देख लो। अब जैसे इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया एक्स टू द पावर 4/4। ठीक है, लिमिट इधर तक, इधर बाहर लिखोगे लिमिट ब्रैकेट में। अब सबसे पहले अपर लिमिट, ये कहलाती है अपर लिमिट ऊपर वाली, और ये होती है लोअर लिमिट नीचे वाली। तो रखने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले हम ऊपर की लिमिट रखेंगे। अब लिमिट में मतलब x की जगह हम 2 रख देना है, तो 2 के ऊपर 4 की पावर हो गई बटे 4। फिर माइनस लगाओ, और लोअर लिमिट क्या है 0, तो x की जगह 0 रख दो बटे 4। अब 2 के ऊपर 4 की पावर कितना होता है, मतलब 2 का 4 बार गुणा, तो 16 बटे 4। माइनस 0 के ऊपर कितनी भी पावर आ जाए हमेशा 0 ही रहेगा। तो अब ये क्या होगा, 0 के बटे में कुछ कर दो तो भी वो 0 रहेगा। तो हमारा आ गया 16 बटे 4। 4 से ये कट जाएगा तो आंसर आ गया 4। ये आ गया आंसर 4। अब ऐसे ये भी है लिमिट वाला 1/x। 1/x का क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अब लॉग एक्स में लिमिट लगानी है 1 से 2 तक। तो सबसे पहले लिखा, अब x जहाँ पर भी x रहता है उसकी जगह हम रखेंगे इस लिमिट को। तो सबसे पहले हमने अपर लिमिट रखी। अपर लिमिट क्या है 2, 2 को यहाँ रख दिया x की जगह, माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, तो 1 को रख दिया log x में। तो हमारा कितना आ गया log 2 माइनस log 1। और ये भी याद रखना है कि log 1 क्या होता है, log 1 की वैल्यू होती है 0। ये जो log 1 है इसकी वैल्यू होगी 0। तो आंसर आ गया log 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है i बराबर इंटीग्रेशन π/2 से π/2 तक गई है लिमिट, और साइन एक्स डी एक्स दे के रखा है। तो साइन एक्स का सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस एक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देनी है। तो माइनस कॉस π/2 रख दिया, फिर से माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट के लिए फिर से देखो यहाँ माइनस है तो इनका माइनस तो चलेगा ही, और यहाँ पर ये माइनस π/2 है, तो यहाँ पर आ गया ये माइनस π/2। तो ये माइनस कॉस π/2 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ये माइनस ये वाला माइनस दोनों इंटू होके क्या हो जाता है, माइनस का माइनस से गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस का प्लस से गुणा करोगे तो माइनस आएगा, प्लस का माइनस से करोगे तो माइनस आएगा, और प्लस का प्लस से करोगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ क्या हुआ है, माइनस का माइनस से गुणा करा है तो क्या आ गया, प्लस आ गया। अब ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, कि कॉस के अंदर अगर कुछ भी थीटा माइनस में है तो वो कॉस थीटा ही हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर माइनस π/2 है तो बाहर π/2 ही आया। अब क्या होगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, दोनों सेम चीज़ है तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट देखते हैं x⁴ प्लस x²। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, पहले इसको आधा आधा बांट लिया। ठीक है, लिमिट लगानी है, सबसे पहले तो सॉल्व करा, तो x⁴ का हो जाएगा x⁵5/5, x2 का हो जाएगा x³ 3। अब क्या होगा, अब लिमिट कैसे लगाएंगे, तो देखो दोनों की सेम लिमिट है, तो आधी आधी करके लगा लेते हैं। इधर पर ये इतना हिस्सा इसका है, इतना हिस्सा इस वाले का है। तो यहाँ सबसे पहले अपर लिमिट 2 को रखा x की जगह, तो यहाँ 2 रख दिया, फिर 0 रख दिया। ऐसे यहाँ पर x की जगह 2 रखा, 0 रखा। जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5। 2 के ऊपर 5 की पावर होती है 32/5, यहाँ 2 के ऊपर 3 की पावर होती है 8/3, तो आंसर आ गया हमारे 136/15। फिर है x⁴6 cos x e⁴x। ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है। अब लिमिट देखो कहीं नहीं बोली है, लिमिट नहीं लगानी,
तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, x⁴ का क्या हो जाएगा, x⁴ और कॉस का क्या होता है साइन x, e⁴x का होता है e⁴x। सिंपल, अगर फॉर्मूला पता है तो पूरा का पूरा बन जाना है। यहाँ पर क्या है x⁸ है तो क्या होगा x⁴ यहाँ आ जाएगा 9/9। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, 1/x का क्या होता है लॉग x, तो ये आ गया। अब ये कंफ्यूज मत हो ना कि ये यहाँ ई क्यों लगा है, ये log x ही है। फिर है अब tan²x, देखो अब भी सॉल्व करा था, tan को हमने पहले क्या फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, 1 + tan² बराबर sec² होता है। तो यहाँ से tan² की वैल्यू निकाल लो तो कितनी आ गई, sec² - 1 ये आ गई। अब इस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया। अब क्या होता है sec² का होता है tan x, 1 का क्या होता है x। अब ये दो लिमिट फिर है, लिमिट लगा दी। tan π/4 क्या होता है, मतलब अब यहाँ ये 45 कहाँ से आ गया, तो देखो पाई होता है 180, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे कि उसका एंगल कितना है, अब जैसे यहाँ लिखा है π/4 मतलब 180/4, अगर इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 45, मतलब यहाँ बात हो रही है tan 45 डिग्री की, ठीक है। फिर tan 0, तो यहाँ tan 0 क्या हो जाएगा 0, π/4 लिखा रहेगा 0 तो फिर 0, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1 - π/4, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है 1। इसका भी हम एक चार्ट डाल देंगे कि किसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और एक होता है 90 डिग्री। फिर उसके आगे और आते हैं, तो अभी तो तुम लोग पहले इतनी याद करना, फिर उसके आगे वाले भी याद करना। अब आ जाते हैं, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन करे थे टी मान के, वैसे यहाँ पर भी टी मान के करने पड़ेंगे। अब जैसे कि है कॉस के ऊपर पावर है 3x और साइन x, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले x के सापेक्ष कॉस का अवकलन कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कॉस x है इसी को t मान लेंगे, तो कॉस x क्या हो जाएगा dy/dx, और यहाँ कॉस x तो ये हमने लिख दिया इसको इंटू dt, मतलब बराबर dt/dx। अभी जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं कॉस का, मतलब कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आता है कॉस का डिफरेंशिएशन साइन x, और dt/dx यहाँ लिखा ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन तो कर नहीं रहे हैं, मतलब अवकलन तो हम कर नहीं रहे, हमें चाहिए है समाकलन वाला। तो समाकलन में क्या होता है, समाकलन में गुणा में लिखा रहता है dx, तो यहाँ से देखो ये dx बन गया। dx बना कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर, अब देखो साइन x का तो हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन कॉस में गड़बड़ ये हो रही है कि 3x आ रहा है, कॉस x का तो फॉर्मूला पता है लेकिन 3x का नहीं पता। तो हम सबसे पहले यही मानते हैं कि जो कॉस x है, और ये कॉस 3x नहीं है, कॉस QX है, कॉस मतलब ये ऐसा लिखा है कॉस Q फिर x, मतलब कॉस के ऊपर 3 की पावर है फिर x अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉस x को मान लिया कि ये t है। यहाँ 3 बार कॉस x है तो हमने माना कॉस x बराबर t है। फिर हमने क्या करा, कॉस x का क्या कर दिया डिफरेंशिएशन कर दिया, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसका करेंगे तो आ जाएगा साइन, और t का करेंगे तो dt/dx आ जाएगा। फिर हमने इसको पलट के ऐसा बना लिया। अब क्या करना है कि अब हम इसको उसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुट कैसे करेंगे, सबसे पहले आ जाओ, शुरुआत में हमें क्या दे के रखा है, कॉस की जगह हम क्या रखेंगे t, तो कॉस के ऊपर 3 की पावर है तो t के ऊपर भी 3 की पावर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है साइन dx, ये जो साइन dx है ये बराबर dt है, अभी हमने निकाला, तो ये साइन dx बराबर हम लिख देंगे पूरा का पूरा dt। देखो कितना सिंपल बन गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने x⁴n का फॉर्मूला जो हर बार देखते आ रहे हैं उसका क्या होता है, वही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, तो ये बन जाएगा t⁴ 3+1 इसको सॉल्व करें तो t⁴ आ जाएगा। अब t क्या है, t हमारा था cos, तो cos⁴x/4 ये हमारा आ गया आंसर।
अब अगला क्वेश्चन है कि आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 क्यूब एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल वाले क्वेश्चन आते जा रहे हैं, मैथ्स वाले। तो बायो वाले चाहे तो ये छोड़ भी सकते हैं, लेकिन समझ लो तो सही है। तो देखो क्या हो रहा है, 10x बराबर t मानेंगे यहाँ, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का तो फॉर्मूला होता है लेकिन 10 का नहीं होता, मतलब 10 क्यू एक्स का नहीं होता। तो हम सबसे पहले 10x को मान लेते हैं t। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब अवकलन। तो अवकलन क्या होगा, तो डी अपॉन डी एक्स, ये लगा देते हैं तो अवकलन हो जाता है। 10x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अब इसका अवकलन करते हैं तो क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स आता है बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे, इस डी एक्स को इस साइड कन्वर्ट कर लेंगे, इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब ये बन गया। अब हम वापस से इसी में आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देख रखा है आई बराबर, अब जहाँ 10 है उसकी जगह t रख दो, और ये पूरा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी रख दो। तो ये रख दिया तो हमारा कुछ ऐसा बन गया ये फॉर्मूला, मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब टी को ऊपर ले जाएंगे तो -3 की पावर हो जाएगी। अब फिर से वही एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1, जब हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर भी वही करा है। तो देखो यहाँ से ये आ गया आंसर, t टू द पावर -2 अपॉन -2। अब ये माइनस जो है माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस t टू द पावर -2 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अभी आंसर नहीं आया। अब क्या करेंगे, अब ये t की जो वैल्यू है, t की वैल्यू हमने क्या मानी थी शुरुआत में, 10x को रख देंगे, तब फिर जाके आंसर आ जाएगा। 10x को रखा, पावर कितनी चढ़ी है इस पर, -2 की, -2 की पावर है, मतलब सबको नीचे ले जाओ, 2 की पावर चढ़ा लो पॉजिटिव करके। तो -1 अपॉन ये 2 तो है ही पहले से, तो 2 लिखा ही रहेगा, और 10 पे क्या हो जाएगा, -2 की पावर है, नीचे जाएगा तो +2 की हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है log x अपॉन एक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वही मानेंगे log x को, क्योंकि log x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है समाकलन में। log x बराबर हमने t मान लिया। अब इसका हम करेंगे अवकलन। अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स लगाए log x में, बराबर यहाँ पर d अपॉन डी एक्स लगाए t में, तो डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। अब log x का होता है फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स, और यहाँ आ गया डी टी अपॉन डी एक्स तो है ही। अभी ये डी एक्स को उस साइड ले जाओ, तो यहाँ ले आए हम डी एक्स, और यहाँ डी टी रहने दिया। अब देखो यहाँ ये बन रहा है 1 अपॉन डी एक्स इंटू डी टी, ये देखो इतना हिस्सा, तो यहाँ ये बन गया पूरा का पूरा, क्या बन गया, डी टी। तो सबसे पहले हमने log x को क्या माना था, t रखा, और ये जो बन गया पूरा का पूरा डी टी, तो इसको डी टी रख लिया। अब इसका t का फिर से वो फॉर्मूला लगा दो, x टू द पावर n वाला, तो आंसर ही आ गया। अब नेक्स्ट है x e टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या अजीब सा दिख रहा है जिसका फॉर्मूला नहीं है, ये e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा अलग है, इसका फॉर्मूला नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसी को t मानेंगे, ठीक है, t मान लिया। अब t का क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन कर देंगे, तो d अपॉन डी एक्स लगाओ, यहाँ पर d अपॉन डी एक्स लगाओ, अवकलन कर एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, यहाँ बराबर में आ गया डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये जो डी एक्स है इसको उठा के इस साइड कर लो, तो ये हो गया 2x dx। अब यहाँ जो हमारा 2 था हमने उसको उस साइड कर दिया, ठीक है, डी एक्स को इस साइड ले आओ, 2 को इस साइड ले जाओ वापस, तो ये हो गया x dx बराबर 1/2 dt। अब क्या करना है, वापस से क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन पे आई बराबर, ये जो है x dx की वैल्यू क्या आई, dt अपॉन 2, ये आ गई, तो यहाँ रख दिया dt अपॉन में 2, और e टू द पावर x तो है ही पहले से एक्स स्क्वायर, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर को हमने माना क्या है t, तो e टू द पावर t लिख लिया। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 अपॉन टी को हमने बाहर ले लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, अंदर क्या रह गया e टू द पावर t dt। अब 1 अपॉन टी बाहर रहा, e टू द पावर t का क्या होता है, e टू द पावर t ही होता है, जितना वो रहता है उतना ही सीधा आ जाता है। अब t की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। फिर है e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, मतलब हमें देख रखा है e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, और इसका करना है इंटीग्रेशन।
अब कैसे, इसमें क्या अजीब लग रहा है, इसमें ये बहुत अजीब लग रहा है, ये इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो इसी को मान लेते हैं हम टी। अब क्या करेंगे, इसका हम फिर से करेंगे अवकलन। अवकलन मतलब डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे, तो यहाँ लगा दिया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स लगा दिया। अब ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स होता है। अब यहाँ डी एक्स को हम इस साइड उठा के ले आएंगे, तो ये ले आए, ठीक है। अब क्या करना है, ये दिख रहा है ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, ये बन गया ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या है डी टी, तो डी टी फिर से आएंगे क्वेश्चन में, और इसकी वैल्यू को डी टी रखेंगे, और यहाँ जो टी है तो ई टू दी पावर टी रख देंगे, ये रख दिया। अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो टी के रिस्पेक्ट में ई टू दी पावर टी का क्या होगा, ई टू दी पावर टी ही होगा, और टी की वैल्यू क्या है ई टू दी पावर एक्स। आंसर आ गया इतना। फिर है आई बराबर एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस साइन 1 प्लस एक्स क्यू इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर अजीब क्या दिख रहा है, यहाँ इसका बन जाएगा हमसे, अगर यहाँ साइन एक्स होता तो बन जाता, लेकिन ये हिस्सा अलग है, मतलब 1 प्लस एक्स क्यू अलग है, तो इसी को मान लेंगे हम टी। अब क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब इसका अवकलन करेंगे और इसका भी अवकलन कर देंगे डी वाई डी एक्स लगा के। अब इसका अवकलन क्या होगा, 1 का होता है 0, और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, और अब रुको जाओ, यहाँ हम क्या करेंगे, डी एक्स है, इसको इस साइड ले आएंगे और वहाँ बचेगा हमारा डी टी, तो यहाँ पर ये हो गया, फिर 0 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये 3 जो है 3 को उस साइड ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/3 डी टी, इतना बन गया। अब हम वापस से आएंगे उसी क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि साइन, और साइन के अंदर यहाँ पर लगा था वो, क्वेश्चन कहाँ गया, ये है क्वेश्चन। तो आई बराबर, अब यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या है 1/3 डी टी, तो 1/3 डी टी रख देंगे, और यहाँ पर ये क्या हो गया था साइन वाला, इसको हम लिखेंगे सिर्फ साइन। यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये जो है ना क्वेश्चन यहाँ पर गुणा है, यहाँ प्लस नहीं है, फिर सही बनेगा, यहाँ प्लस आएगा तो और भी गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं है, तब फिर इतना आ जाएगा साइन टी और 1/3, यहाँ से 1/3 डी टी। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, तो साइन टी डी टी का तो पता ही है माइनस कॉस टी आता है, माइनस कॉस टी आ गया, और माइनस 1/3, तो यहाँ पर ये वाला यहाँ से आ गया 1/3। अब टी की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस एक्स क्यू, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर अजीब क्या है, ये हिस्सा अजीब है, इसको मान लो टी, सॉल्व करो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का करेंगे एक बार अवकलन, एक बार इसका अवकलन करेंगे, हाँ इतनी वैल्यू आएगी, यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई है, उठा के फिर से फॉर्मूले में रख देंगे, मतलब क्वेश्चन में रख देंगे, तो क्वेश्चन में रखा तो बच्चा हमारे पास सेक स्क्वायर टी अपॉन में 2, और सेक स्क्वायर का होता है 10 टी, तो 10 टी हो गया, मतलब 10x होता है, तो यहाँ x की जगह t है, तो 10 टी हो गया अपॉन में 2 आ गया, तो फिर t की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 10x स्क्वायर अपॉन 2। अब ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये तो शुरुआत वाले आ गए, ये तुम लोग से बन जाना चाहिए। ये वाला 3√3 और 1/√x 6x, ये भी बनेगा तुम लोग से। यहाँ पर देखो x नहीं है तो क्या आएगा, x आ जाएगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, ये जो 3 लिखा है ये 3 नहीं है, यहाँ पर x है, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्व करना, तो बाकी सब सही है। यहाँ पर सिर्फ x टू द पावर n का फॉर्मूला ही लगाना है। अब अगला क्या है,
ये लिखा है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। तो यहाँ अजीब क्या है 10x, क्योंकि 10x का समाकलन फॉर्मूला नहीं होता है, तो 10x को t मान लिया। तो देखो इसको सॉल्व करा तो सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी आ गया। फिर से इसको क्वेश्चन में रखा तो 1/t dt हो गया। फिर क्या करेंगे, अब 1/t का क्या होता है log t, तो log t हो गया और t की वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। अब अगर दो अपन को फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन, ऐसे दो फंक्शन देके रखे। अभी तो हम टी मान रहे थे क्योंकि वो यार एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही थी। अब मानो कि एक्स्ट्रा चीज़ आ ही नहीं रही है, बस दो फंक्शन देके रखे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम ऐसे फंक्शन दो फंक्शन देके रखे हैं, इंटीग्रेशन करना है हमें f1 और f2 dx का, तो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम f1 को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे f2 dx का, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन लगाओ, फिर हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा f1 का, फिर इंटीग्रेशन को फिर से लिखना पड़ेगा, ये बहुत ही लंबा फॉर्मूला है। तो जब दो फंक्शन का करते हैं तो पहला फंक्शन आएगा पहले, फिर इंटीग्रेशन होगा दूसरे फंक्शन का, ठीक है, फिर एक माइनस लगेगा, फिर बड़ा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होगा उसके अंदर पहले वाले फंक्शन का, फिर दूसरे फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन होगा और फिर इन सब का इंटीग्रेशन होगा। ये जो वाला इंटीग्रेशन लगा है ये यहाँ पर बंद हो रहा है dx में, और यहाँ बीच में एक डिफरेंशिएशन भी हो रहा है। तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल रटना ही पड़ेगा, अगर दो फंक्शन आ जाएंगे तो ये फॉर्मूला लगा के ही आंसर आएगा। अब देखो कैसे करते हैं सॉल्व। अब जैसे ये फर्स्ट फंक्शन देके रखा है हमें, ये सेकंड फंक्शन देके रखा है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन करा सेकंड फंक्शन का, माइनस, फिर एक इंटीग्रेशन लगाया, फिर अंदर डिफरेंशिएशन लगाया फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, फिर पूरा इंटीग्रेशन। तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन करा तो e⁴x माइनस, फिर इंटीग्रेशन करा तो dy/dx की वैल्यू क्या होती है 1, e⁴x का क्या होता है e⁴x dx। अब x e⁴x ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि इसका तो सब हो गया। अब यहाँ पर तो ये हो गया, दोनों का गुणा करने के बाद क्या आएगा, एक का e⁴x में गुणा करोगे तो क्या आएगा e⁴x। अब इसका एक बार और लास्ट इंटीग्रेशन रह गया है तो वो आएगा e⁴x। अब जाके ये पूरा सॉल्व हो गया है। अब ये वाला है log x का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला इनटू वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ मानना पड़ेगा कि एक log x फर्स्ट फंक्शन है और log x के साथ एक है एक, और ये एक जो है ये हमारा सेकंड फंक्शन है। अब फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो फर्स्ट फंक्शन लगाया इंटीग्रेशन करके जो सेकंड वाला है 1 को, तो सेकंड फंक्शन लगाया, फिर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन लगाया, फिर इंटीग्रेशन करने के बाद डिफरेंशिएशन लगाया, ठीक है, समाकलन के बाद अवकलन लगाया, फिर log x, और ये इसको x ही मान के चलना log x, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया 1 का dx। तो log x का क्या आएगा log x ही आएगा क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा, 1 का हो जाता है x। यहाँ log x का डिफरेंशिएशन इसमें फॉर्मूला होता है, इसमें 1/x आता है और 1 का हो जाता है x dx। तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा, सीधा इसको लिख दो x log x, और यहाँ ये x से x कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ आएगा 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर ऐसे यहाँ है, ये इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, ये तुम लोग करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर x² log x है तो इसको मानना है, log x को मानोगे फर्स्ट, x² को मानोगे सेकंड, इसको मान के करना, ये भी आ जाएगा। फिर यहाँ x sin x, इसको भी फर्स्ट सेकंड मान के करो तो ये भी आएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ हमारे समाकलन वाले क्वेश्चन पूरे ख़त्म होते हैं। इसके बाद कुछ डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो एक समान गति क्या होती है, अब देखो ये तो डेफिनेशन के नाम से ही समझ में आ रहा है। एक समान गति मतलब
जब कोई वस्तु समान समयांतराल पर समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान गति कहते हैं। अगर जैसे कोई वस्तु चल रही है, ठीक है, ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। अब एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर अगले सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जाती है, फिर अगले सेकंड में यहाँ, फिर अगले सेकंड में यहाँ, फिर अगले सेकंड में यहाँ। तो अब उसने क्या करा कि बिल्कुल एक एक सेकंड में उतनी ही दूरी चल रही है, तो उसको हम कहेंगे एक समान गति। एक समान चाल क्या कहलाती है? जब कोई वस्तु समान समयांतराल पर समान दूरी तय करती है, ठीक है, वही वाली बात है, बस यहाँ पर इसको हमने गति और यहाँ चाल, बात डेफिनेशन दोनों की सेम ही रहेगी। और गति और चाल में अंतर शुरुआत में देखा था हमने, गति और चाल, वेग और चाल में अंतर देखा था। अब एक समान वेग क्या कहलाएगा? तो जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति करती है। अब क्या वेग क्या होता है? वेग मतलब उसकी डायरेक्शन पता है हमें बस, और दूरी क्या होती है उसकी डायरेक्शन में नहीं पता है, मतलब चाल की डायरेक्शन हमें नहीं पता है, तो वेग की पता है। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति करती है तो उसके समान समयांतराल पर तय की गई समान दूरी को एक समान वेग कहते हैं। वही है ए और बी पॉइंट है, ठीक है, समान समय में समान दूरी तय कर रही है लेकिन एक निश्चित दिशा में, उसकी डायरेक्शन हमें पता है कि वो कहाँ जा रही है। फिर है असमान गति। असमान गति मतलब क्या है? जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है। समान समयांतराल मतलब वही एक एक सेकंड मान लेते हैं हम, एक सेकंड में इधर तक चली, फिर एक सेकंड में इधर तक चली, एक सेकंड में इधर तक चली, फिर एक सेकंड में इधर तक। अब देखो कभी ज़्यादा चल रही है कभी कम चल रही है, लेकिन सब समान समय समान है, एक एक सेकंड ही चल रही है। तो समान समय में असमान दूरी चले तो असमान गति कहेंगे। औसत चाल क्या होती है? तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समयांतराल के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो टोटल दूरी अगर मान लो हमने कहा कि वो वस्तु 20 मीटर चली गई, कितने सेकंड में चली? 5 सेकंड में चली, तो ये इसकी आ जाती है औसत चाल। अगर हम इसका जोड़ दें कि ये 10 चली, यहाँ से 5 चली, यहाँ से 6 चली, ऐसे जोड़ जोड़ के मानो 20 आ जाए, ठीक है। तो और 20 हमने कितने देखा? 1 2 3 4 5 सेकंड में चली, तो यहाँ से इसको दूरी को जोड़ दिया, यहाँ से समय को जोड़ दिया, तो बन गया वो औसत चाल। फिर आता है तात्क्षणिक चाल क्या होती है? किसी क्षण विशेष पर वस्तु के चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। क्षण विशेष मतलब क्या होगा? जैसे कि हमने मान लिया अभी, यहाँ मतलब लिमिट होनी चाहिए टाइम के लिए, तो टाइम के लिए हमने बोला कि टाइम जा रहा है 0 तक, तो हमारा जो v है, v यहाँ पर बात होती है वेग की, या फिर इसको हम चाल भी कह सकते हैं अभी के लिए। तो चाल बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला ही देख लेते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो इनका मतलब ये है कि थोड़ी सी दूरी चली है थोड़े से समय के लिए, तो हम उसको कहेंगे तात्क्षणिक चाल। फिर आता है औसत वेग क्या होता है? तो अभी जैसे औसत दूरी देखी हमने, टोटल समय जोड़ देते हैं, टोटल दूरी जोड़ देते हैं, तो वेग हमारी चाल आ जाती है। ऐसा यहाँ पर कुल दूरी कितनी है, तो यहाँ वेग के लिए हम इसको विस्थापन में लेते हैं, तो विस्थापन ले लिया बटे कुल समय ले लिया, तो ये हमारा औसत वेग हो गया। अब हमने विस्थापन और दूरी में अंतर बताया था। विस्थापन क्या होता है? जैसे हमारा ए और बी पॉइंट है, यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है, ठीक है। मान लो कि हम यहाँ पर बस स्टैंड पर हैं और बस स्टैंड से तुम्हें अपने घर जाना है। अब तुम्हें पता है कि बिल्कुल अगर सीधा सीधा जाओगे, बिल्कुल सीधा सीधा, तो एक तो ऐसे टाइप से जा सकते हो, या तो फिर क्या करोगे, यहाँ किसी कुलिया में से जा रहे हैं, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे कर करके फिर तुम अपने घर तक आए। तो अब यहाँ से तुम्हारी बहुत ज़्यादा हो गई ना दूरी, तो यही कहलाती है दूरी। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का बिल्कुल सीधा रास्ता, ये कहलाता है विस्थापन। देखो अंतर बहुत होता है विस्थापन। तो अब बताओ दोनों में से बड़ा है और छोटा कौन सा है? तो छोटा विस्थापन है, दूरी बड़ी है, ठीक है। तो ये है दूरी और विस्थापन में अंतर। तो वेग के लिए हम विस्थापन लेते हैं। फिर है तात्क्षणिक वेग, तो थोड़े से समय के लिए ले लेंगे, तो dx/dt आ जाएगा। जब हम थोड़ा सा बोलेंगे तो उसके लिए d का इस्तेमाल करेंगे, ये दूरी के लिए बोल रहे हैं हम x,
डी एक्स मतलब थोड़ी सी दूरी, डी टी मतलब थोड़ी सी समय। फिर है त्वरण क्या होता है, तो समय के साथ किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उसका त्वरण कहते हैं। ठीक है, समय के साथ मतलब मानो एक कार है, ठीक है, कार चल रही है। अब कार में क्या हो रहा है, मानो यहाँ से वो बहुत स्लो स्पीड में जा रही है, थोड़े से आगे जाके बहुत तेज़ी स्पीड में चलने लगी, थोड़े आगे जाके फिर से स्लो हो गई, फिर वो बहुत तेज़ी स्पीड में चलने लगी। तो उधर हो क्या रहा है, वो स्पीड बढ़ा रही है, मतलब वो एक्सेलरेशन बढ़ा रही है। जो हम देखते हैं गाड़ियों में स्पीड लिखी रहती है कि 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, तो एकदम से कभी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। जब हम स्कूटी चलाते हैं तो हम उसका हैंडल जो घुमाते हैं तो हम उसको एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कहलाता है वो। यहाँ हैंडल लगा रहता है, इसको एक्सेलरेट करने के लिए होता है, मतलब त्वरित करने के लिए होता है, त्वरण कहते हैं उसको। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र होगा, क्योंकि इसमें द्रव्यमान तो है नहीं, इसमें दूरी है और समय इसके बटे में, तो एल टी माइनस 2 इसका हो जाता है विमीय सूत्र। अब ऋजु रेखीय एक समान गति क्या है, तो जब ऋजु रेखीय अभी हमने देखा था मतलब एक ही सीधी दिशा में, तो जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक समान गति करती है, सीधे सीधे जा रही है, तो इस गति को हम एक समान ऋजु रेखीय गति कहेंगे। परिवर्ती क्या होगी, जो बदलती रहेगी, कभी अलग वेग से जा रही है तो कभी अलग वेग से जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, परिवर्ती ऋजु रेखीय गति। फिर धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण क्या होगा, अब त्वरण हमने देखा, त्वरण मतलब जो हम गाड़ियों में एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, वो त्वरण कहलाता है। एकदम से ज़्यादा, मतलब जैसे कि हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, ए से बी तक जाना है, तो अभी हम जा रहे थे थोड़ी मतलब कम स्पीड से, कम स्पीड मान लेते हैं कि हमने 5 सेकेंड में 10 मीटर चल लिया एक गाड़ी से, और फिर उसके बाद हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड मतलब हमने इसका त्वरण बढ़ाया, एक्सेलरेशन बढ़ा दिया, तो हम फिर 5 सेकेंड में 20 मीटर चल गए। तो 20 मीटर चल गए, इसमें मतलब अंतर क्या हुआ दोनों में, चल तो अभी भी रहे थे अब, लेकिन 5 में 20 चल गए, 5 में 10 चल गए, तो अंतर होता है कि हमने उसका त्वरण बढ़ा दिया, हमने उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। तो जब हम बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो ये त्वरण कहलाता है। अब त्वरण धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। अब जैसे स्पीड है, गाड़ी तेज जा रही है और तेज जाते जाते हमने धीमा कर लिया, तो वो धीमी हो गई, तो त्वरण उसका कम हो गया, तेज करी तो त्वरण उसका ज़्यादा हो गया। तो जब वो कम होता है तो उसको हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, ज़्यादा होता है तो हम उसको धनात्मक त्वरण कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे गति के नियम। तो एक समान त्वरित गति में, मतलब एक समान सीधी रेखा में किसी वस्तु की स्थिति, समय और त्वरण में संबंध दर्शाने वाले समीकरणों को ही हम गति का समीकरण कहते हैं। मतलब ऐसे समीकरण जो इन तीनों में रिलेशन बता दें। किस किस में, पोजीशन में मतलब स्थिति में, स्थिति को हम एस से लिखेंगे, समय इसको हम टी से लिखेंगे, त्वरण इसको हम ए लिखेंगे, तो इन सब में हमें संबंध बता दे, तो वो ऐसे कहलाती हैं गति के नियम। अब गति के जो हैं वो 3 नियम होते हैं, ठीक है, तो हमें अब यही निकालना है कि कौन कौन से नियम हैं और वो कैसे निकलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा IMP टॉपिक है। गति के नियम सबसे पहले अब देखते हैं। माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, मतलब अगर कोई कार है, वस्तु है, कुछ भी है, तो सबसे पहले उसका वेग u मान लेते हैं, स्मॉल u, ये स्मॉल u लिखा है, और t समय पश्चात उसका अंतिम वेग, और वो बढ़ते बढ़ते कुछ समय बाद कितना हो गया, v हो गया। तो वस्तु पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा, हमने क्या करा, स्पीड बढ़ाई तो उसमें त्वरण आएगा, त्वरण a होगा। त्वरण का फॉर्मूला क्या है, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन हमें कैसे पता चलेगा, बाद का वेग कितना है माइनस अभी शुरुआत का वेग कितना था, दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे, और त्वरण का फॉर्मूला क्या है, बटे समय, तो समय में t लगा दिया, तो ये a बराबर आ गया इतना। अब क्या करेंगे, ये t को जो है इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे, तो हो गया at बराबर v माइनस यू। अब v को यहीं रहने दो, u को इस साइड ले जाओ, तो v बराबर u प्लस at, कितना हो गया। तो ये हमारा सबसे पहले आ गया प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। कहाँ से आया, बस त्वरण के फॉर्मूले से आ गया। अब हमें निकालना है कि द्वितीय नियम क्या होता है।
ये पेपर में आते हैं नियम निकालने कि प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम निकाल के दिखाओ, या तो थोड़े से उसमें नंबर आ जाएगा कि बताओ कैसा क्या होता है, या तो आएगा कि सिर्फ द्वितीय निकालो, तृतीय निकालो। तो कैसे निकालोगे? माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, द्वितीय निकाल रहे हैं हम, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है, समय t है, अंतिम वेग v है। तो माना कि उसका विस्थापन क्या हो रहा है? वो यहाँ से यहाँ तक कितनी चल ली? s चल लिया उसने। तो औसत वेग क्या होगा? अब औसत बोला जाए मतलब हमें वेगों को जोड़ना है, तो u प्लस v, ये औसत वेग हो गया u प्लस v बटे 2। 2 क्यों? क्योंकि दो है स्पीड, तो हमने दोनों को जोड़ दिया। अब विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है? औसत वेग गुणित समय। अब ये कहाँ से आया? क्योंकि हमने औसत वेग का फॉर्मूला देखा था, औसत वेग का फॉर्मूला था विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या हो जाएगा? औसत वेग गुणित समय। तो विस्थापन को हमने लिखा s, औसत वेग मतलब ये u प्लस v/2 इधर रख दिया और समय का इंटू कर दिया, t का इंटू कर दिया। अब इसके आगे क्या कर सकते हैं हम? इसके आगे अब भी हमने जो पहला वाला फॉर्मूला निकाला था गति का प्रथम नियम, क्या था वो? v बराबर u प्लस at, ये था। अब यहाँ v कहाँ दिख रहा है? ये लिखा v, तो v की जगह इस वाले v को रख दो फॉर्मूले में। तो v की वैल्यू u तो u ही रहेगा। ये वाला v क्या है? u प्लस at, ये तो रख दिया u प्लस at, बटे में 2 आ गया, इंटू t हो गया। अब कितना आ गया? ये u और ये u जोड़ के कितने हो गए? 2u हो गए, 2u/2 हो गया, प्लस at/2 हो गया, इंटू t। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा u प्लस हाफ at इंटू t। तो s बराबर आएगा ut प्लस हाफ a और t का इधर पर इंटू हो जाएगा, तो at² हो जाएगा। तो ये आ गया गति का द्वितीय नियम। क्या करा हमने सबसे पहले? सबसे पहले हमने s का, उधर पर हमने क्या करा था? प्रथम नियम में a का फॉर्मूला निकाला था। यहाँ हमने s का फॉर्मूला, s की वैल्यू निकाली। s की वैल्यू निकाल के जो पहला नियम था v का, v बराबर u प्लस at, उसकी वैल्यू इस s में रख दी, तो लो हमारा सेकंड नियम आ गया। अब तीसरा नियम, तीसरे नियम में हम क्या करेंगे? तो प्रथम नियम क्या है? ये। द्वितीय नियम क्या है? ये। प्रथम नियम है v बराबर u प्लस at, द्वितीय नियम है s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो हम क्या करेंगे? प्रथम नियम में जो v बराबर u प्लस at है, सबसे पहले u को यहाँ ले आएंगे, तो v माइनस u बराबर at हो गया। अब हमें t की वैल्यू निकालनी है, तो t बराबर हो जाएगा v माइनस u अपॉन में a आ जाएगा। इतना आ गया। अब जो ये t की वैल्यू है उठा के हमें द्वितीय नियम में रख देनी है। अब द्वितीय नियम में रखो, क्या है द्वितीय नियम? s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ t की वैल्यू रख दो, एक बार यहाँ t की वैल्यू रख दो, ये रख दी। अब यहाँ हमने देखो u का गुणा कर दिया, तो uv माइनस u² अपॉन में a प्लस हाफ a तो यहीं लिखा ही है, और यहाँ इसका स्क्वायर करो, तो यहाँ लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ a की जगह क्या है? a की जगह है v और b की जगह क्या है? u रख दिया, इतना आ गया। और ये सीधा सीधा a² हो जाएगा। अब एक ये वाले a से ये वाला a कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो LCM पढ़ा है तुम लोगों ने, LCM, तो LCM ही लेना है। यहाँ पर ये वाले 2 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो 2u भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो 2u भी हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 2 का इंटू होगा, तो 2u² हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर आएगा v² प्लस u² माइनस 2u भी अपॉन में 2a। अब क्या करेंगे हम? इस 2a का गुणा कर देंगे s में, तो 2as हो जाएगा। और यहाँ पर ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा कितना? ये वाले माइनस 2u² से u² घटेगा, तो कितना? एक u² बचेगा, तो एक u² बच गया। कहाँ गया ये वाला? यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ माइनस वाला बड़ा आएगा। अब क्या करेंगे? अब इस u² को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, इधर उठा के रख दो, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब v² बराबर हमारे पास आ जाएगा u² प्लस 2as। ये होता है तीसरा फॉर्मूला गति के